अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पॉलिनॉमियल्स कसीर रुकनी का प्रॉब्लम सेट के सवाल नंबर 8 से देखेंगे। इससे पहले मजमूआ सवालात के पार्ट 1 वीडियो में 7 नंबर सवाल तक भेजे गए हैं। अब इसमें हम 8वें सवाल से देखते हैं और ये कोई मुश्किल नहीं है। कसीर रुकनी का सवाल बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। आइए अब देखते हैं पहले इसका 8वां सवाल। 8वें सवाल में कहा गया है कि दर्ज झेल को जर्ब कीजिए, यानी कि कसीर रुकनी को जर्ब करना है। कसीर रुकनी का जर्ब एक्सरसाइज में बताया गया है। आप हमेशा ऐसे ही जर्ब करिए तो बेहतर रहेगा। ऊपर नीचे लिख करके जर्ब करते हैं तो भी सही है, आजू बाजू में लिख के करेंगे तो भी सही है। यहाँ पर अदद दी गई है m³ - 2m + 3 इंटू m⁴ - 2m² + 3m + 2। अगर एक लाइन आप ऐसे लिख ले जाते हैं तो सवाल गलत होने का चांस एकदम ख़त्म हो जाता है। पहले कौस की पहली अदद m³ और फिर पूरा दूसरा कौस m⁴ - 2m² + 3m + 2। फिर पहले कौस की दूसरी अदद अलामत के साथ -2m इंटू वापस से कौस की पूरी अदद m⁴ - 2m² + 3m + 2। और फिर तीसरी अदद अलामत के साथ, अगर लाइन आपकी बड़ी है तो आगे लिखेंगे 3 ज़रब m⁴ - 2m² + 3m + 2। इस तरह से अगर आप पहली लाइन लिख लेते हैं तो गलती होने का चांस ख़त्म हो जाता है। अब आपको हर्फ वाली अदद का जरब करना आना चाहिए। और हम ये जानते हैं, एक जाब्ता पढ़े हैं 7वीं में ही या 6ठी में ही कि a की क़ुव्वत m ज़रब a की क़ुव्वत n बराबर क्या होता है, a की क़ुव्वत m जमा n। यानी कि जब बराबर कायदा वाली अदद को जरब किया जाता है तो उसकी क़ुव्वत क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। बस यही ध्यान देना है और बाकी तमाम चीज़ें आप जानते ही हैं। ये बराबर हो जाएगा m की क़ुव्वत 3 से m की क़ुव्वत 4 को जरब करेंगे तो m की क़ुव्वत 7 हो जाएगी। 3 और 4 मिलकर 7 हो जाएगा, जमा ए नफ़ी हो जाएगा। m 2 है, 2 से जरब करेंगे 2 ही आएगा। m की क़ुव्वत 3 और m की क़ुव्वत 2 मिलकर के m की क़ुव्वत 5 हो जाएगा, प्लस m 3 हो जाएगा। m की क़ुव्वत 3 और m मिलकर के m की क़ुव्वत 4 हो जाएगा और 2 m की क़ुव्वत 3 हो जाएगा। प्लस अब ये -2m है, इससे ज़रब करेंगे तो 2 आएगा और m की क़ुव्वत 4 और 1 5 हो जाएगा। माइनस और माइनस का ज़रब होगा प्लस हो जाएगा। 2 से 2 को ज़रब करेंगे 4 हो जाएगा और m को m² से ज़रब करेंगे तो m की क़ुव्वत 3 हो जाएगा। प्लस ये माइनस से और प्लस को ज़रब करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 2 को 3 से ज़रब करेंगे 6 और m को m से ज़रब करेंगे तो m²। फिर इस तरह से 2m को प्लस -2m को प्लस 2 से ज़रब करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -4m। और आगे इस कौस को जब ज़रब करेंगे 3 से तो ये +3m की क़ुव्वत 4 हो जाएगा, -3 दूनी 6 m की क़ुव्वत 2 जमा 3 तियां 9m जमा 6। अब इसमें आपको क्या करना रहेगा, इसको म्यारी सूरत में लिखना होगा। यानी कि जो क़ुव्वत सबसे बड़ी है उसका रुकन एक साथ पहले लिख लेंगे, फिर उससे कम वाला रुकन, फिर उससे कम वाला रुकन, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। तो 7 क़ुव्वत वाला रुकन सबसे ज़्यादा है, इसको पहले लिखते हैं m की क़ुव्वत 7। अगर आप तरतीब से नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई और नहीं है। तब आपको क्या करना होगा, क़ुव्वत एक जैसी क़ुव्वत को इकट्ठा करना होगा। तो m की क़ुव्वत 7 के बाद कितना है, m की क़ुव्वत 6 है, कहीं पर नहीं है। m की क़ुव्वत 5 वाला रुकन लिया जाएगा, ये है हमारा, और m की क़ुव्वत वाला ये रुकन है। दोनों को जमा करके या नफ़ी करके भी साथ में लिखा जा सकता है, या एक बार हम साथ में सबको लिख लेते हैं। ये नफ़ी
2m की कुव्वत 5 और नफ़ी 2m की कुव्वत 5, ये 2 बार आया है। फिर उसके बाद नफ़ी 5 कुव्वत वाला रुकन नहीं दिखाई दे रहा है। अब 4 कुव्वत वाला रुकन ढूंढा जाएगा। यहाँ पर 4 कुव्वत वाला रुकन ए है और 4 कुव्वत वाला रुकन ए है। दोनों 3m की कुव्वत 4 है। डायरेक्ट 3 3 6 भी लिखा जा सकता है। m की कुव्वत 4, फिर 4 कुव्वत वाले के बाद 2 कुव्वत वाला एक 3 कुव्वत वाला लिखा जाएगा। एक यहाँ पर है, 2m की कुव्वत 3 जमा है ये, और जमा 4m की कुव्वत 3 है। और कहीं पर है? नहीं है। अब इसके बाद m की कुव्वत 2 वाला रुकन देखेंगे। m की कुव्वत 2 वाला रुकन ये है -6, m की कुव्वत 2, और एक जहाँ पर ये भी है -6m की कुव्वत 2। अब 6 की कुव्वत m की कुव्वत 2 वाला रुकन ख़त्म हो गया। अब सिर्फ m वाला रुकन कौन सा है? यहाँ पर हमारा 4m है, -4m, और यहाँ पर +9m है। अब खाली सदद देखेंगे तो खाली सदद में सिर्फ 6 है और कहीं पर नहीं है, तो जमा 6। अब जिसकी जिसकी कुव्वत एक जैसी है, अगर वो 2 अदद है या 3 अदद है, तो उसकी जरीब को या तो जमा हो जाएगा या नफ़ी हो जाएगा। जमा कब होगा? जब दोनों की अलामत एक जैसी होगी तो जमा होगा, और दोनों की अलामत अलग अलग होगी तो नफ़ी होगा। ये सिर्फ अकेला है m की कुव्वत 7 वाला, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, m की कुव्वत 7 हो जाएगा। अब ये -2m की कुव्वत 5 और -2m की कुव्वत 5, दोनों की अलामत नफ़ी है, इसलिए आंसर में नफ़ी आ जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, m की कुव्वत 5 हो जाएगा। फिर जमा 3m की कुव्वत 4 और 3m की कुव्वत 4, ये मिलकर के 4 और 4 8, 3 और 3 6 हो जाएगा, m की कुव्वत 4 हो जाएगी। सिर्फ जरीब जमा होगा और कुव्वत सेम टू सेम रहेगी। +2m की कुव्वत 3 जमा 4m की कुव्वत 3, ये दोनों जमा में है इसलिए जमा हो जाएगा, और m की कुव्वत 3 हो जाएगा। फिर माइनस दोनों है 2 कुव्वत वाला, तो माइनस आ जाएगा आंसर में, और 6 6 12 हो जाएगा, दोनों को जमा कर लिया जाएगा, m की कुव्वत 2 हो जाएगी। और ये यहाँ पर देखिए लास्ट में 4m नफ़ी है और 9m जमा है, तो ये नफ़ी होगा, तो जमा वाला जो है बड़ा है, इसलिए जमा की अलामत आएगी आंसर में। 4 में से 5, 9 में से 4 नफ़ी कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 5m बचेगा, और +6, ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपका ये म्यारी सूरत में भी है, अगर ऊपर नीचे लिख करके करेंगे तो तरतीब बदली हुई हो सकती है, लेकिन आंसर आपका यही आएगा। इसके बाद वाला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल इसका दूसरा हिस्सा है, इसको भी जरब करना है। इसमें छोटी अदद थोड़ा सा है, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे जैसे पहली लाइन लिखा जाता है। अगर पहली लाइन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट भी लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लिख लेना बेहतर रहता है। पहले 5m की कुव्वत 3 जरब दूसरा कौस m² -2m +3 और -2, ये दूसरी अदद लिखेंगे और फिर इंटू कौस लगाएंगे, इसका मतलब जरब होता है m² -m +3। ये लाइन अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, और लिखेंगे तो बेहतर है, यानी गलती होने का चांस कम हो जाएगा। अब 5m की कुव्वत 3 से इस कौस को पूरा जरब कर देंगे, तो 5 है तो, और इसमें 1 है, 5 ही आ जाएगा। m की कुव्वत 3 और m की कुव्वत 2 मिलकर के 5 हो जाएगी। नफ़ी आ जाएगा, यहाँ पर जमा है, यहाँ नफ़ी आ जाएगा, 5 से जरब करेंगे तो 5 आएगा, और m की कुव्वत 3 और 1 4 हो जाएगा। फिर जमा हो जाएगा, ये 3 × 5 = 15, m की कुव्वत 3। फिर -2 से जरब करेंगे तो -2m², और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2m, और -6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये सवाल छोटा है थोड़ा सा, वो बड़ा था, तो इसमें अब क्या करेंगे, जो कुव्वत एक जैसी है उसको इकट्ठा कर लेंगे, या देखेंगे कैसा है। इसमें 5 कुव्वत वाला रुकन है, 4 कुव्वत वाला रुकन है, 3 कुव्वत वाला है, 2 कुव्वत वाला है, 1 कुव्वत वाला है, और बगैर कुव्वत वाला। इसमें आप आंसर में कुछ और करना ही नहीं, क्योंकि
सब अलग अलग है, 5 कुव्वत है, 4 कुव्वत है, 3 कुव्वत है, 2 कुव्वत है। जब 1 कुव्वत वाली अदद होगी तब वो जमा हो सकती है या नफ़ी हो सकती है। ये इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, यही आंसर हो जाएगा। ऊपर नीचे लिख करके भी ज़रब करेंगे, जैसे हम अदाद का करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, और इस तरह से करेंगे तो भी बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आइए अब इसका 9वां सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है कसीर रुकनी 8 3 एक्स क्यूब 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 को कसीर रुकनी x माइनस 3 से तरकीबी तकसीम के तरीके से तकसीम कीजिए और बाकी मालूम कीजिए। किसी अदद को जब तकसीम करना होता है, तकसीम करने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब उसका खारिजी किस्मत बताना ज़रूरी है। और इसमें कहा गया कि बाकी को भी आपको बताना है, अलग से बाकी के लिए ज़रूरी हिदायत दी गई है। इसलिए जब हल लिखा जाएगा, इसका हल या सलूशन लिखेंगे, तो अदद पहले हम लिख लेते हैं इसको 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, इसको तकसीम करना है x माइनस 3 से। क्या किया जाता है, तरकीबी तकसीम से तकसीम करना है तो पहले गौर से हम दी हुई अदद को देख लेते हैं, यानी कसीर रुकनी को देख लेते हैं वो म्यारी सूरत में है कि नहीं। 3 कुव्वत, 2 कुव्वत, 1 कुव्वत, 0 कुव्वत। अब इसको हम जरीबी सूरत में थोड़ा सा दिल बढ़ा करके फासले पर लिख लेते हैं। 3 नफ़ी 8 1, यहाँ पर x का जरीब 1 है, और 7, और एक लाइन ऐसे खींच लेंगे और एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। यहाँ पर x माइनस 3 है तो x यहाँ 3 लिख देंगे, प्लस रहता तो माइनस लिख देते। क्या बताया गया था आपको तरकीबी तकसीम में, ये पहले हम क्या करते हैं जरीबी सूरत में लिख लेते हैं, और मकसूम अलय को अगर माइनस में रहता है तो प्लस में लिख लेते हैं, प्लस में रहता है तो माइनस में लिख लेते हैं। फिर सबसे पहला काम किया जाता है, जो पहला रहता है जरीब उसको सीधे सीधे उतार लिया जाता है। अब 3 को और 3 को ज़रब किया जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। 9 माइनस 8 या नफ़ी 8 प्लस 9 मिल करके ये प्लस 1 हो जाएगा। उल्टा देख सकते हैं कि 9 माइनस 8 या नफ़ी 8 जमा 9 दोनों को मिलाना है, तो 3 1 का 3 हो जाएगा। फिर वापस ज़रब करेंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, या 1 और 3 4 हो जाएगा। फिर 3 सत्ते 3 चौका 12, 12 और 7 19 हो जाएगा। इसी को बाकी कहा जाता है। अब खारजे किस्मत की हम जरीबी सूरत लिख लेते हैं और फिर खारजे कीमत लिख लेंगे क्या आएगा, यानी कि कुव्वत नुमाई सूरत जो है यहाँ पे लिखेंगे खारजे किस्मत की जरीबी सूरत। एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं, जरीबी सूरत लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं 3 1 और 4। इसलिए खारजी किस्मत क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। कुव्वत कहाँ से शुरू होगी ये हमको तय करना है। 1 2 3 रुकन है तो 2 कुव्वत से शुरू होगा, और इसका 3 पहला जरीब है, x की कुव्वत 2। अब जब एक हमको पता चल गया कितनी कुव्वत से शुरुआत होगी, स्टार्टिंग होगी, उसके बाद एक एक कुव्वत हम कम करते चले जाएंगे। प्लस 1 का 1 है जरीब, 1 नहीं लिखते हैं, x एक कुव्वत कम करके लिख देंगे, और प्लस 4, और बाकी क्या हो जाएगा, बाकी बराबर 19। ये आंसर हो जाएगा। खारजी किस्मत और बाकी दोनों आंसर हो जाएंगे। इसके बाद 10वां सवाल दिया गया है, m की किस कीमत के लिए x प्लस 3 कसीर रुकनी एक्स क्यूब माइनस 2m x प्लस 21 का जुज जरबी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको कसीर रुकनी को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसको ऐसे लिख लेते हैं कि px यानी कसीर रुकनी x मतगैर में है, ये बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2mx प्लस 21। अब क्या लिखते हैं, मकसूम अलय। मकसूम अलय क्या है इसमें,
मकसूद मूल्य बराबर x माइनस 3 है। कितना है? x प्लस 3 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? x बराबर -3। अब मसला बाकी लिखेंगे। मसला बाकी से क्या हो जाएगा? बाकी बराबर क्या हो जाएगा? p -3 हो जाएगा। अब ये यानी कि x की यहाँ पर -3 रखना है, तो -3 का क्यूब -2mx, x की जहाँ पर -3 लिखना है और प्लस 21। और यहाँ पर दिया गया कि जुज जरबी है। चलिए अभी देखते हैं, इसको कर लेते हैं आगे। तो ये बराबर हो जाएगा 3 का मकब नफ़ी 3 का मकब नफ़ी 27 हो जाएगा, और ये -2m को जब नफ़ी से ज़रब करेंगे 3 से तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6m हो जाएगा और प्लस 21। अब यहाँ पर ये दिया हुआ कि जुज जरबी है। जुज जरबी है यानी कि बाकी 0 दिया गया है, बाकी बराबर 0 है, ये दिया हुआ है सवाल में। ये पहले लाइन लिख लेंगे कि बाकी क्या हो जाएगा? जुज जरबी है, इसलिए बाकी बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बाकी 0 लिख लेते हैं। अब 21 में से 27 नफ़ी करते हैं, कितना आ जाएगा? 0 बराबर कितना हो जाएगा? -6 प्लस 6m, 6 को इधर ले आएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा बराबर 6m, इसलिए m बराबर कितना हो जाएगा? 6/6। तो ये m बराबर हो जाएगा 1, 6 का 6, 6 का 6, m बराबर 1 हो जाएगा। तो आंसर में हो जाएगा किस कीमत के लिए? m की किस कीमत के लिए? m की एक कीमत के लिए x प्लस 3 कसी रुकनी का जुज जरबी हो जाएगा। सवाल यानी 11वां सवाल है। साल 2016 के आखिर में किवाड़, वरोड और चखली गांव की आबादी बिलतरतीब 5x² - 3x², 7y² प्लस 2xy और 9x² प्लस 4xy थी। 2017 साल की इब्तिदा में तीनों गांव में तालीम और रोज़गार के लिए बिलतरतीब x² प्लस xy माइनस y, 5xy और 3x² प्लस xy आबादी दूसरे गांव में चले गए। तो 2017 की इब्तिदा में इन तीनों गांवों की कुल आबादी कितनी थी? देखिए, सवाल पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आता है कि किवाड़ गांव की आबादी जो है 5x² माइनस 3xy² है, और वरोड गांव की आबादी 7y² प्लस 2xy है, और चखली गांव की आबादी जो है 9x² प्लस 4xy है। इसमें से 2000 तालीम और रोज़गार के लिए यानी कि इल्म हासिल करने के लिए और रोज़गार की तलाश में लोग गांव से चले गए हैं। हर गांव से पहले गांव से गए हैं, यानी कि किवाड़ गांव से x² प्लस xy माइनस y² गए हैं, और दूसरे गांव यानी वरोड से 5xy लोग गए हैं, और चखली गांव से 3x² प्लस xy लोग चले गए हैं। इस सवाल को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका ये है कि हर गांव से कितने लोग गए और कितने लोग बचे, पहले कितने लोग हैं और कितने लोग चले गए, तो कितने लोग बचे ये मालूम किया जा सकता है। फिर दूसरे गांव में कितने लोग हैं, कितने लोग चले गए, कितने बचे, फिर तीसरे गांव का भी इस तरह से निकाल लेंगे कि कितने लोग बच रहे हैं, तीनों को फिर जमा कर लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि तीनों गांव की आबादी को एक बार जमा कर लिया जाए
वो कुल कितने हुए, और फिर तीनों गांव से जाने वाले कुल आबादी को निकाल लिया जाए, कितने लोग चले गए रोज़गार और तालीम के लिए, उसको नफ़ी कर दिया जाए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले तीनों गांव की कुल आबादी मालूम कर लेते हैं और रोज़गार और तालीम के लिए कितने लोग बाहर चले गए, दूसरे गांव चले गए, उसको मालूम कर लेते हैं। तो कुल आबादी में से जितने लोग दूसरे गांव चले गए हैं उसको नफ़ी कर देते हैं। तो हमको 2017 के इब्तिदा में उन गांव में कुल कितने बचे हैं वो हमको मालूम हो जाएगा। सवाल के आंसर में ही हमको पूछा गया है कि 2017 की इब्तिदा में इन तीनों गांवों की कुल आबादी कितनी थी, तीनों गांवों की कुल आबादी कितनी थी। अब ये हमको बताना कि ये 2016 के शुरू में बताया गया कितने इतने थे, 2016 में इतने इतने थे, और दूसरे गांव चले गए हैं तो कितने। तो हम हल में क्या कर लेते हैं कि तीनों गांवों की कुल आबादी पहले निकाल लेते हैं। 2016 में तीनों गांव की कुल आबादी, 2016 में तीनों गांव की कुल आबादी कैसे निकलेगी, तीनों को जमा कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं सबको जमा करके, 5x की कुवत 2 नफ़ी 3 y की कुवत 2, एक पहले गांव की जमा दूसरे गांव की 7y की कुवत 2 जमा 2xy और जमा 9x की कुवत 2 जमा 4xy। ये तीनों गांव की आबादी को जमा कर लेते हैं। देखिए जमा कैसे करेंगे, बीच में हमने जमा लगा दिया, सबको कॉस में लिख दिया है। जमा करने में अगर कॉस में भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट जमा करके भी लिख सकते हैं। तो एक बार जब कॉस खुलेगा तो जैसे है वैसे सेम टू सेम हो जाएगा, सिर्फ कॉस गायब दिखेगा। ये हो जाएगा 5x की कुवत 2 नफ़ी 3 y की कुवत 2 जमा 7y की कुवत 2 जमा 2xy जमा 9x की कुवत 2 जमा 4xy। अब जिसमें जिसमें एक्स स्क्वायर है उसको एक साथ कर लेंगे, और जिसमें वाई स्क्वायर है उसको एक साथ कर लेंगे, और जिसमें एक्स वाई है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5x की कुवत 2 और कहाँ पर ये जमा 9x की कुवत 2। फिर y वाला देखते हैं, नफ़ी 3 y की कुवत 2 और कहाँ पर है y कुवत 2 वाला, यहाँ पर जमा ये साथ में ही है 7y की कुवत 2। अब xy वाला प्लस 2xy और प्लस 4xy। अगर कोई कहता है कि हम डायरेक्ट यहाँ से 4 और 2 6xy कर लेंगे और इसको नफ़ी करके लिख देंगे, चलेगा, कोई हर्ज नहीं है, एक लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी हमको। लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो पहले एक बार तरतीब से कर लेंगे और सब पे निशान लगा कर लेंगे कि कोई छूट तो नहीं रहा है। तो ये 5x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर मिलकर के 14x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3y की कुवत 2 जमा 7y की कुवत 2। दोनों की अलामत अलग अलग है तो बड़े में से छोटा नफ़ी हो जाएगा, और बड़े की अलामत आएगी, बड़ा कितना है 7 है, दिखने में जो बड़ा रहता है उसकी अलामत आती है। तो 7 में से 3 नफ़ी करेंगे 4y की कुवत 2 हो जाएगा, और नफ़ी नहीं जमा हो जाएगा दोनों, 4 और 2 6xy हो जाएगा। ये तीनों गांव की 2016 में कुल आबादी कितनी है वो पता चल गया हमको। अब तालीम और रोज़गार के लिए कुल कितने लोग दूसरे गांव गए, यहाँ पर लिखेंगे तालीम और रोज़गार के लिए दूसरे गांव जाने वालों की तादाद लिखिए, या कुल तादाद बराबर कितनी हो जाएगी, ये जो है सबको जमा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर
प्लस 5xy प्लस 3x² प्लस xy। अब x² और x² कितना है, x² और 3x², ये मिलकर के डायरेक्ट हम कर सकते हैं 4x की कुवत 2 हो जाएगा। अब फिर y वाला देखते हैं, y² वाला सिर्फ एक ही है एक जगह पर, ये लिख लेते हैं -y², और xy वाला 1xy 5xy 6xy हो जाएगा, और एक 7xy हो जाएगा, जमा 7xy। जब हमको पता चल गया कि कितने लोग, कुल कितने लोग हैं तीनों गांव में मिला करके, और कुल कितने लोग दूसरे गांव में चले गए तालीम और रोज़गार के लिए, तो कितने बचेंगे, यानी बचे हुए कुल तीनों गांव में बचे हुए आदमी की तादाद या अफराद की तादाद कितनी हो जाएगी। तो लिखेंगे 2017 में तीनों गांव में बचे हुए की तादाद क्या हो जाएगा। इसमें से क्या नाम है, ये अब हमारा जो आया है, जो कुल है ये कुल आबादी है, और गए हुए ये गए हैं, तो नफ़ी कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 14x की कुवत 2 जमा 4y की कुवत 2 जमा 6xy, और इसमें से नफ़ी कितना करना है, 4x की कुवत 2 नफ़ी y की कुवत 2 जमा 7xy। क्या करना है, नफ़ी करना है। नफ़ी करते वक्त क्या किया जाता है, इस बात का ध्यान देना है कि नफ़ी करते वक्त नीचे की अलामत बदल दी जाती है। तो ये जमा है नफ़ी हो जाएगा, ये नफ़ी है ये जमा हो जाएगा, और ये जमा है ये नफ़ी हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, 6xy में से 7xy नफ़ी होगा, तो नफ़ी xy बच जाएगा, और यहाँ पर 4y² में 1y² जमा हो जाएगा, तो जमा 5y² हो जाएगा, और ये 14 में से 4 निकल जाएगा, 10x की कुवत 2 बच जाएगा। इतने आदमी जो है तीनों गांव में मिला करके कुल बचे रह जाएंगे कि ये गांव में हैं। ये आंसर हो जाएगा हमारा।